हाय दोस्तों, आज बात करते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। आज बात करते हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में। मगध के उत्कर्ष के बारे में इससे पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि भारत में प्राचीन काल में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जो कि पूरे भारत में 16 महाजनपदों का विस्तार था। उनमें से सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था। तो उसी शक्तिशाली महाजनपद मगध के बारे में आज जानकारी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि मगध सबसे शक्तिशाली था, तो इसके कुछ प्राचीन साक्ष्य भी रहे हैं। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार या प्राचीन इतिहास और ग्रंथों के अनुसार, महाभारत और पुराणों के अनुसार, इन संस्थापक, अगर प्राचीन की बात करें, प्राचीन में महाभारत और पुराणों के अनुसार, महाभारत और पुराणों के अनुसार, ठीक है ना, महाभारत और पुराणों के अनुसार आरंभिक संस्थापक कौन रहा? मगध का आरंभिक संस्थापक, मगध का आरंभिक संस्थापक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था, ठीक है ना। तो पुराणों में जो मगध का साक्ष्य जो मिलते हैं या मगध का वर्णन मिलता है, उसके आरंभिक संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। कौन था? जरासंध, ठीक है ना। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था और बृहद्रथ के पिता वसु थे। कौन थे? वसु। इन्हीं वसु द्वारा इनकी आरंभिक राजधानियों का निर्माण कराया गया था। आरंभिक राजधानियाँ उसी प्राचीन काल में आरंभिक राजधानी के रूप में जो वर्णन मिलता है, एक तो ग्रीव्रज और दूसरी बसुमती। दो बसुमती वसु द्वारा बसाई गई थी, ठीक है ना। तो प्रारंभिक संस्थापक बृहद्रथ, जिसके पिता वसु थे, और उसका पुत्र जरासंध। अगर जरासंध की बात की जाए तो आपको महाभारत में बताया जाता है कि जरासंध बहुत प्रतापी और पराक्रमी शासक था, ठीक है ना। जरासंध ने अनेक राजाओं को युद्ध में परास्त किया था। अंततः श्री कृष्ण के कहने पर भीम के द्वारा जरासंध को मौत के घाट उतार दिया जाता है और पराजित होना पड़ता है, ठीक है ना। तो भीम के द्वारा, किसके द्वारा? भीम के द्वारा जरासंध को मार दिया जाता है। और उसके बाद अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। कौन था? रिपुंजय, ठीक है ना। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था और रिपुंजय एक अयोग्य और कमजोर शासक था। रिपुंजय कैसा था? अयोग्य और कमजोर शासक था। अतः इसके मंत्री पुलिक द्वारा, उसका नाम था पुलिक, इसके मंत्री पुलिक द्वारा इसकी हत्या करा दी जाती है। क्या करा दी जाती है? इसकी हत्या, और अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा देता है, ठीक है ना। पुलिक द्वारा इसकी हत्या करा दी जाती है रिपुंजय की, जो कि अयोग्य और कमजोर शासक था। तो हत्या कराने के बाद पुलिक अपने पुत्र को, किसको? अपने पुत्र को राजगद्दी पे बिठा देता है। राजगद्दी पर बैठा देता है, राजा के रूप में चुन लिया जाता है, ठीक। तो ये रहा प्राचीन इतिहास मगध का प्राचीन। उसके बाद मगध की सफलता के कारण, तो मगध की सफलता के बहुत से कारण रहे हैं, जिसमें आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक कारण भी सामने आते हैं, ठीक है ना। तो आर्थिक कारण की बात करें पहले, तो सफलता के कारण कौन कौन थे? नंबर एक आर्थिक से पहले भौगोलिक देख लो।
भौगोलिक। नंबर 1 भौगोलिक। भौगोलिक अगर बात की जाए तो मगध के कुछ ही दूरी पर छोटा नागपुर का पठार था, जहाँ से लौह के भंडार थे, और लौह के भंडार होने के कारण लोहे का उपयोग हथियार और कृषि यंत्र बनाने में प्रयोग किया जाने लगा, जिससे हथियार बहुत मजबूत और तेज धार वाले हुए, जिससे युद्ध में जीतने के लिए बहुत बड़ा योगदान मिला। ठीक है ना। तो लौह युग, इससे लौह युग के नाम से भी जानते हैं। लौह युग अर्थात लोहे के हथियार बड़ी मात्रा में उपयोग किए जाने लगे, जो कि भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है ना। लौह जिससे क्या हो, हथियार, और जिससे हथियार और कृषि यंत्र, हथियार और कृषि यंत्र, कृषि यंत्र बनाए गए, जिससे कि कृषि यंत्र द्वारा फसलों को अच्छी तरह से उगाया जाने लगा और हथियार से युद्ध के रूप में उपयोग किया जाने लगा। ठीक है ना। उसके बाद आर्थिक, एक भौगोलिक, राजधानी की बात करें, अभी भौगोलिक में ही राजधानी की बात करें तो राजधानियाँ जो मगध की थी, दोनों पाटलिपुत्र और राजगृह, राजगृह और पाटलिपुत्र। तो राजगृह, ठीक, और एक थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ये दोनों राजधानियाँ अभेद थीं, अर्थात किसी राजा द्वारा इन्हें जीता नहीं जा सकता था। कारण क्या था कि जो राजगृह थी वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, अर्थात किसी राजा द्वारा इसे भेदा नहीं जा सकता था कि चारों तरफ से पहाड़ियाँ थी और एक ही द्वार मुख खुला हुआ था, उस पर भी बहुत सी सेना और कुछ दरवाजे बने हुए थे। उसके बाद अगर पाटलिपुत्र की बात की जाए तो ये गंगा, सोन और गंडक, गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ था, अर्थात ये एक जलदुर्ग था। तो जलदुर्ग था अर्थात इसे गंगा और सोन और गंडक 3 तरफ से घेरे हुए थी, तो एक तरफ से रास्ता था। यहाँ भी किसी शासक द्वारा इस राजधानी को भेदना बहुत कठिन था। ठीक है ना। तो इनकी जो राजधानियाँ थी वो भी कैसी थी, अभेद थी, कैसी थी, अभेद, इन्हें भेदा नहीं जा सकता था। ठीक है ना। या कोई राजा इन पर आक्रमण करे या चढ़ाई करना चाहे तो इन राजधानियों पर आक्रमण और चढ़ाई नहीं कर सकता था। कारण क्या था, ये जो राजगृह था, राजगृह ऐसे राजगीर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजगीर भी बोलते हैं। तो राजगीर ये 5 पहाड़ियों से घिरा था, और पाटलिपुत्र जो कि जलदुर्ग था, ये क्या था, जलदुर्ग, क्या लिख सकते हैं, जलदुर्ग था। उसके बाद बात करें तो आर्थिक रूप में थे जो कृषि यंत्र में लोहे का प्रयोग किया गया था, उससे फसल अपने भरण पोषण से अधिक मात्रा में होने लगी या अच्छी उपज होने लगी, जिससे अधिशेष राशि अधिक बची। अधिशेष राशि को कर के रूप में जमा करा लिया जाता था, और उस जो कर के रूप में जमा हुई फसल को या अनाज को, उसको आगे युद्ध के रूप में या युद्ध के समय उपयोग कर लिया जाता था। ठीक है ना। उसके बाद राजनीतिक की अगर बात की जाए तो बिम्बसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे प्रतापी और अच्छे राजनीतिक राजा इस मगध पर करते रहे, जिसके कारण मगध की जो सत्ता थी उसका विस्तार काफ़ी रूप से हुआ। साथ ही साथ जो ये जलदुर्ग था पाटलिपुत्र, यहाँ चावल का अधिक मात्रा में उगाया जाता था, जो कि यहाँ पर चावल की अनेक प्रकार की फसलों के बारे में जानकारी मिलती है। और मगध के भारतीय राज्य जो थे वो घोड़े और रथ से परिचित थे, घोड़े और रथ से जो युद्ध में उपयोग किए जाते थे उनसे परिचित थे, लेकिन मगध साम्राज्य ने हाथियों का युद्ध में प्रयोग पहली बार किया था। ठीक है ना। तो हाथियों का प्रयोग जो पहली बार किया था मगध साम्राज्य ने, तो मगध साम्राज्य के बारे में यूनानियों स्त्रोतों के अनुसार नंदों की सेना में, नंद वंश के जो खासकर राजा थे घनानंद, उनके बारे में बोला जाता है। तो नंदों की सेना में 6000 हाथियों का वर्णन मिलता है। ठीक है ना। तो हाथियों का प्रयोग युद्ध में सबसे पहली बार मगध साम्राज्य ने किया था। उसके बाद बात करते हैं यूनानी स्त्रोतों के अनुसार कि मगध पर 3 राजवंशों का वर्णन मिलता है। मगध पर कई राजवंशों का, 3 राजवंशों का। वो 3 राजवंश कौन थे, 3 राजवंशों का वर्णन मिलता है, जो कि नंबर 1 इन्हें बोलते हैं हम लोग हर्यक वंश,
नंबर 1 हर्यक वंश, और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, पितृहंता वंश, ठीक है ना। और दूसरा था शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, और तीसरा था नंद वंश, ठीक ना। सॉरी अगर मैं यहाँ बोल गया कि 3 वंशों के बारे में जानकारी मिलती है, 4 वंशों के बारे में। मौर्य वंश भी इसी मगध साम्राज्य के बारे में ही जानकारी देते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश के बारे में जहाँ तक हो जाएगा वो कराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद शेष बचे हुए अगले वीडियो में। तो बात करते हैं हर्यक वंश की, बात करते हैं हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 514 नहीं 544 से 412 ईसा पूर्व तक चला। कितना? 544 से 412 ईसा पूर्व तक चला। कौन सा? हर्यक वंश, ठीक है ना, हर्यक वंश। बात की जाए तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार था। कौन था? बिंबसार था, ठीक है ना, बिंबसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार था, जो कि 544 से 492 ईसा पूर्व तक उसका राज्य रहा, ठीक है ना। कितना राज्य रहा? बिंबसार था, तो बिंबसार का राज्य रहा 544 से 492 तक, 492 ईसा पूर्व तक बिंबसार का राज्य रहा, ठीक है ना। जैन ग्रंथ में, जैन साहित्य में या जैन ग्रंथ में बिंबसार को श्रेणिक कहा गया। क्या कहा गया? श्रेणिक कहा गया। तो इसके बारे में पॉइंट लिखते हैं, जैन ग्रंथ में बिंबसार को श्रेणिक कहा गया। उसके बाद अगला पॉइंट, यह मगध साम्राज्य का पहला शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। यह मगध साम्राज्य का आरंभिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा था, और प्रतापी शासक था, ठीक है ना। तो शक्तिशाली और प्रतापी शासक था। तो मगध देश में जो बिंबसार था, इसने मगध विस्तार के लिए एक अलग ही नीति अपनाई थी, जो कि वैवाहिक संबंधों के अनुसार इसने मगध साम्राज्य की जो मजबूत या स्थिति को मजबूत करने के लिए नीति अपनाई, वो वैवाहिक संबंध वाली थी। अर्थात बिंबसार ने अपने जीवन काल में 3 शादियाँ की थी, ठीक है ना। कितनी शादियाँ की थी? 3 शादियाँ। अर्थात वैवाहिक स्थितियों को मगध साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए इसने नीति अपनाई। 3 शादियाँ की। पहली शादी महाकौशल जो प्रसेनजित की बहन थी, प्रसेनजित की बहन और कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल देश की राजकुमारी थी। दूसरी शादी इन्होंने चेलना से की। किनसे? चेलना, ठीक है ना, चेलना, ठीक है ना, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। किसकी थी? चेटक की पुत्री थी। और आपको बता दिया जाए कि जो चेलना थी, इसी से बिंबसार को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु नाम था। चेलना से ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम अजातशत्रु था। और अजातशत्रु को बिंबसार ने अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त पर आक्रमण करके उस देश को अपने राज्य में मिला लिया, और उस राज्य का राजा अजातशत्रु को घोषित कर दिया। अर्थात बिंबसार ने ब्रह्मदत्त, जो कि अंग देश का राजा था, उस पर आक्रमण किया, उसे जीत लिया और वहाँ का शासक अजातशत्रु को दे दिया। अर्थात अजातशत्रु को अंग देश का राजा घोषित कर दिया, ठीक है ना, ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग देश का।
उसके बाद तीसरी शादी क्षेमा से की। तीसरी शादी क्षेमा से की। किससे की? क्षेमा से, जो कि मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी पंजाब राज्य से। ठीक है ना। अगर वास्तविक बात की जाए तो मगध की वास्तविक शत्रुता यहाँ पंजाब से। ठीक है ना। मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी क्षेमा। बात की जाए तो मगध की वास्तविक जो दुश्मनी या शत्रुता वो अवंती राज्य से थी। किससे थी? अवंती से। तो वास्तविक शत्रुता की बात की जाए, वास्तविक शत्रुता की बात की जाए तो अवंती राज्य से थी। किससे थी? अवंती से, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। और इस राज्य के राजा जो शासक था उसका नाम चंद्रप्रद्योत महासेन था। तो जो मगध के राजा थे बिम्बसार और अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत महासेन, इनके बीच जब बिम्बसार ने इन पर आक्रमण कर दिया तो इनके बीच युद्ध हुआ। और युद्ध का जब कोई परिणाम नहीं निकला तब इन चंद्रप्रद्योत और बिम्बसार ने आपस में संधि करने की। ठीक है ना। संधि की, और संधि करने के बाद आपस में गहरे मित्र हो गए। ठीक है ना। मित्र होने के बाद आगे जब बताया जाता है कि चंद्रप्रद्योत को पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? पीलिया। जब चंद्रप्रद्योत को पीलिया हो जाता है तो अवंती राज्य के अनुरोध पर बिम्बसार ने अपने राजवैद्य जो था जीवक, कौन था? मगध का जो राजवैद्य था, मगध का राजवैद्य था जीवक ना। मगध का राजवैद्य जीवक था, जिसको अवंती राज्य के अनुरोध पर चंद्रप्रद्योत के इलाज या देखरेख के लिए जीवक को भेज दिया था बिम्बसार ने। ठीक है ना। तो मगध का जो राजवैद्य था जीवक, वो चंद्रप्रद्योत को जो पीलिया हो गया था उसकी देखरेख के लिए मगध ने अवंती राज्य के अनुरोध पर वहाँ भेज दिया था। और उसके बाद अगर मगध की बात की जाए तो मगध की पहली राजधानी राजगृह थी। राजगृह या राजगीर, जिसे गिरिब्रज भी कहते थे, जिसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था। ये पहली राजधानी थी। कैसी राजधानी थी? पहली राजधानी थी। और उसके बाद बात की जाए, बिम्बसार जो था वो बौद्ध के समकालीन था। बिम्बसार बुद्ध के समकालीन था और बुद्ध के समकालीन था बिम्बसार। ठीक है ना। तो बिम्बसार के बारे में इतनी जानकारी मिलती है, बुद्ध का समकालीन था। उसके बाद करते हैं इस बिम्बसार की हत्या इसके पुत्र जिस चेलना से जो उसकी पत्नी थी दूसरी चेलना, उससे जो अजातशत्रु पुत्र का जन्म हुआ था, उसे अंग देश का राजा घोषित किया था, जो ब्रह्मदत्त को हरा करके। तो वही अजातशत्रु अपने पिता बिम्बसार की हत्या कर देता है और राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो बिम्बसार की हत्या करने के बाद अजातशत्रु राजा बन जाता है। अपने पिता की हत्या करने के बाद अजातशत्रु राजा बन जाता है। इसीलिए इस वंश का नाम पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अजातशत्रु की हत्या उदयनी कर देता है। उदयनी, ठीक है ना। तो उदयनी की हत्या माँ नागदशक अर्थात पुत्र पिता की हत्या करके राजगद्दी संभालता है। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। पिता की हत्या करने वाले वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो अब आइए देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का जीवन काल था 492 से 460 ईसा पूर्व। 492 से 460 ईसा पूर्व अजातशत्रु का जीवन काल था। तो 462 तक 462 तक रहा इसका। कहीं 460 मिलता है, कहीं 462 लिखा मिलता है। ठीक। तो अजातशत्रु के बारे में बात की जाए तो इसने अपने पिता
बिम्बसार की हत्या करने के बाद राजगद्दी पर बैठा, अतः पिता की हत्या करने के बाद राजगद्दी संभाली। इसीलिए इस वंश को पितरंता वंश के नाम से जानते हैं। तो अजातशत्रु के बारे में नोट किया जाए तो इसके मुख्य पॉइंट ये रहेंगे कि बुद्ध का समकालीन था, ये बुद्ध का समकालीन था, अर्थात इसके ही काल में बुद्ध का समकालीन था, ठीक है ना। तो इसके शासनकाल में 8वें वर्ष में, इसके शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसके वर्ष के 8वें, ठीक है ना, इसके शासनकाल में प्रारंभ से 8वें वर्ष बाद बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। जब बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था तो इसने क्या, स्तूपों का निर्माण कराया। राजगृह में क्या कराया, अपनी राजधानी राजगृह में स्तूपों का निर्माण कराया और प्रथम बौद्ध संगति भी कराई। इसने स्तूपों का निर्माण कराया, स्तूपों का निर्माण कराया। कहाँ पर, राजगीर में। कहाँ पर, राजगीर, जो कि इसकी राजधानी थी, ठीक है ना। उसके बाद इसने प्रथम बौद्ध संगति भी कराई, प्रथम बुद्ध संगीत भी कराई, ठीक है ना, संगीत कराई, ठीक है ना। तब प्रथम बुद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, आयोजन किया था अजातशत्रु ने, ठीक है ना। उसके बाद सप्तपड़ी गुफा में राजगृह में ही प्रथम बौद्ध संगति की गई थी। तो किसने, अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति कराई थी। अब वो सप्तपड़ी गुफा थी, सप्तपड़ी गुफा, ठीक है ना, जो कि राजगीर में ही कराई थी, ठीक है ना, राजगृह में कराई थी, ठीक है ना। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। उसके बाद अजातशत्रु के शासनकाल में या अजातशत्रु में एक मुख्य पॉइंट ये है कि अजातशत्रु ने लिच्छवियों, जो लिच्छवी राज्य या देश था, जनपद था, उसके खिलाफ युद्ध में इसने कुछ नए यंत्रों का इस्तेमाल किया था, युद्ध यंत्रों का, जिसमें एक था महाशिला कंटक नामक। क्या था, महाशिला कंटक नामक। तो युद्ध में कुछ नए युद्ध यंत्र का प्रयोग किया था, अजातशत्रु ने। एक था महाशिला कंटक। अगर इसकी बात की जाए तो महाशिला कंटक ये युद्ध मशीन थी, ये पत्थर फेंकने की सबसे सरल मशीन थी। इसको कहा जाता है पत्थर फेंकने की सरल मशीन। अर्थात अजातशत्रु ने पत्थर फेंकने वाली एक मशीन, युद्ध मशीन का प्रयोग किया था। पत्थर फेंकने वाले युद्ध का भी आरंभिक अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद इसने महाशिला कंटक नामक युद्ध मशीन, जो कि एक पत्थर फेंकने में सरल मशीन थी, उसका प्रयोग किया था। साथ ही साथ एक रथमूसल नामक नए हथियार का भी प्रयोग किया था। एक हथियार और कौन था, रथमूसल, जो कि इनका वर्तमान में एक मूवी है बाहुबली, उसमें उपयोग दिखाया जाता है। रथमूसल नामक यंत्र का भी प्रयोग किया, किसने, अजातशत्रु ने। तो सभी लोग बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते महाशिला कंटक जो पत्थर फेंकने की सरल मशीन, वो किसके शासनकाल में उपयोग में लाई गई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है ना। उसके बाद अवंती के जो राजा थे कौशाम्बी और वत्सों को राया। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी और वत्सों को राया और उन्होंने मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे डाली। किसने, अवंती के राजाओं ने मगध पर आक्रमण की धमकी दे डाली, क्योंकि उन्होंने कौशाम्बी वत्सों को हराया था। उन्होंने समझा मगध को भी हरा देंगे। तो मगध का शासक उस समय था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने क्या किया, उसकी जो राजगीर थी राजधानी, उसमें उन्होंने किलेबंदी करा दी। अजातशत्रु ने क्या करा दी, अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर की किलेबंदी की गई थी। राजगीर की किलेबंदी क्यों की थी, क्योंकि अवंती के राजा ने मगध को पर आक्रमण करने की धमकी दी थी। तो किलेबंदी करवा दी थी किसने, अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है ना। उसके बाद
अवंती के राजा को मगध पर आक्रमण करने का कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयनी द्वारा कर दी जाती है। उदयन द्वारा हत्या की जाती है। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी जाती है। इसका शासनकाल 460 से 412 ईसा पूर्व होता है। किसका? उदयन का, जो कि अजातशत्रु का पुत्र होता है। उदयन ने क्या किया, उसने अपने शासनकाल में पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। तो उदयन के मुख्य पॉइंट क्या रहेंगे? इसने गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। क्या बनवाया? किला का निर्माण कराया। साथ ही साथ उदयन एक ऐसा शासक था जिसने मगध के विस्तार के लिए आक्रामक नीति का प्रयोग किया। जिसे युद्ध में बहुत बुरी तरह से मारा काटी। ठीक है ना। उस तरह आक्रामक नीति का उपयोग किया या आक्रामक नीति अपनाई युद्ध में। तो इसका जो उदयन के समय जो भारत का क्षेत्र विस्तार था वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक था। उदयनी के समय मगध का शासन भारत में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों तक। छोटा नागपुर के पठार की पहाड़ियों तक उदयनी के समय मगध का विस्तार था। उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। और उदयनी के 3 पुत्र थे। तीन पुत्रों को प्राप्त होती है। 3 पुत्र उदयनी के। ठीक है ना। नंबर 1 अनिरुद्ध, नंबर 2 मुंडक और नंबर 3 नागदशक। तो उदयनी के बाद मगध साम्राज्य का अगला शासक नागदशक बनता है। और नागदशक एक कमजोर और अयोग्य शासक होने के कारण वहाँ के शिशुनाग नामक एक आमत्त को या पितृअंताव वंशों को वहाँ की जनता ने उतार कर शिशुनाग नामक एक योग्य आमत्त को राजा बना दिया। तो इस नागदशक जो था अंतिम शासक था। कौन था? अंतिम शासक नागदशक था। मगध का नहीं, हरेक वंश का। ठीक है ना। हरेक वंश का। तो हरेक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। और पितृअंताओं वंश के अंतिम शासक नागदशक को वहाँ की जनता द्वारा विद्रोह करने के बाद राजगद्दी से उतार देना। और इसके बाद एक योग आमत्त जो था शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग को राजगद्दी पर बैठा दिया। ठीक है ना। जिसने शिशुनाग वंश की नींव डाली।